और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विपिन जुड़ रहे हैं गोरखपुर से और रजत जुड़ रहे हैं वाराणसी से। बहुत ज्यादा गर्मी है, सुबह से हमारे तक खबर पहुंचा रहे हैं। विपिन, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी न सिर्फ गोरखपुर है, आसपास की 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, कुल मिला के 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिन पे उनका प्रभाव है, वो उनके लिए साख की लड़ाई, नाक की लड़ाई है। किस तरह की वोटिंग हो रही है और खास तौर से इस परिप्रेक्ष्य में कि यहां पर जो बीजेपी का झंडा है इतना बुलंद नहीं रहा है? बिल्कुल आंचल, ये कभी हुआ करता था कि यहाँ के आसपास के जो 9 लोकसभा क्षेत्र हैं वो कभी योगी आदित्यनाथ के आधिपत्य वाले इलाके माने जाते थे। लेकिन पिछले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की बात करें, बार बार वो पार्टी में इंटरफेयर करते रहे और ये कहते रहे कि मेरे मुताबिक टिकट बंटना चाहिए, उनके मुताबिक कैंडिडेट होने चाहिए। और यहां तक कि 2012 के विधानसभा चुनाव में जब उनके मुताबिक कैंडिडेट नहीं उतारे गए तो हिंदू युवा वाहिनी जो संगठन वो चलाते हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के कैंडिडेट्स भी उतार दिए थे। ये बात भी आपकी जानकारी में होगी। लेकिन धीरे धीरे पार्टी ने उनको साइडलाइन थोड़ा सा किया, उनकी बात को सुनते हुए, उनको तवज्जो देते हुए बहुत स्ट्रेटेजिकली। और इस बार भी यही हुआ कि इन्होंने जिसका रिकमेंड किया था उसको टिकट नहीं मिला। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका डोमिनेशन यहां पर रहता है। लोगों इनके आधिपत्य वाले इलाके हैं, इनके दबाव वाले इलाके हैं, इनके कहने पर कुछ वोट बैंक इधर से उधर शिफ्ट जरूर होता है। यहां पर बात आती है कि क्या गोरखपुर की लड़ाई और आसपास के इलाकों में क्या कुछ हो रहा है और बीजेपी किस तरह से गेन कर रही है, जबकि यहां आसपास के इलाकों में गोरखपुर को छोड़ दे और आजमगढ़ को छोड़ दे तो बहुत सारा इलाकों में बीजेपी सत्ता में नहीं रही है। लेकिन इस बार चूंकि मोदी वेव जो चल रही है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। खासकर गोरखपुर की अगर बात करें, 1989 से ये सीट हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद और बाद में बीजेपी इनके पाले में रही है। विपिन, चाहेंगे जनता से पूछें कि किस तरह से अगर मोदी के बाद किसी का हेलीकॉप्टर उस इलाके में मंडराया है वो योगी आदित्यनाथ है, ऐसे में जनता के ऊपर कितना असर हुआ है योगी का और मोदी का, जनता से ही पूछ के बताइए। बिल्कुल, हम सीधे आपको गोरखपुर की जनता के पास लिए चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या यहां मोदी फैक्टर चलेगा या फिर योगी फैक्टर चलेगा। ये बताइए, 2 ही लोगों का हेलीकॉप्टर यहां पर मूव किया है, या तो योगी का या तो मोदी का। किसका जलवा ज्यादा बरकरार रहेगा, कौन ज्यादा दबाव बना पाएगा और कौन ज्यादा वोट दिला पाएगा बीजेपी को? मोदी डेफिनेटली मोदी। हम यंगस्टर्स को काफी उम्मीद है मोदी से इस बार। सो नो चांस टू एनी अदर बॉडी, मोदी इज ऑलवेज मोदी। ऐसा कहा जाता है कि आसपास के इलाकों में योगी आदित्यनाथ का बड़ा दबदबा रहता है। लगता है कि इनके दबदबे का फायदा बीजेपी को मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, गोरखपुर की अगर बात करें, विकास की राजनीति कम होती है, धर्म, आस्था, हिंदुत्व की राजनीति। हाँ आंचल जी, आंचल जी। विपिन, बस एक लाइन में ये भी जवाब आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक वोटिंग परसेंटेज कितने इर्द गिर्द मंडरा रही है, कितने लोग पोल तक आते, बूथ तक आते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, चढ़ते दिन के साथ और बढ़ती धूप और गर्मी के साथ जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा स्लो है। 11 बजे तक की अगर बात करें तो 23% तकरीबन गोरखपुर में मतदान हुआ है। लेकिन इस वक्त क्योंकि 12 बजे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, गर्मी अपने शवाब पर है, गर्म हवाएं चल रही है, वोटर बहुत कम निकल रहे हैं। रजत भी बेचारे धूप में इंतजार कर रहे हैं। विपिन, माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी, आपके पास फिर से आऊंगी। रजत, क्या माना जाए, वाराणसी में हॉट सीट है। अभी कुछ देर पहले मोदी जी आए, उन्होंने अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर वोट डालें और यहां पर पैनल का मानना था, और उसी पर आपका रिएक्शन चाहेंगे। उनका कहना था कि मोदी जी हर चीज प्लान तरीके से करते हैं और अगर अपील की गई है तो जो मार्जिन की लड़ाई है, मान लीजिए अगर मोदी जी जीत जाते हैं तो मार्जिन की लड़ाई तो वोटिंग परसेंटेज पे ही डिपेंड करेगी, जो काफी स्लो वाराणसी में चल रही है। देखिए, पेंडुलम की तरह आप कह सकते हैं कि मोदी का जो मार्जिन है वो कभी अप कभी डाउन हो रहा था। जब 24 तारीख को मोदी नामांकन करने आए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचा कि मोदी अब 2 से 2.5 लाख की मार्जिन से जीतेंगे। उसके बाद जब केजरीवाल ने शो किया तो एक बार सोचा भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स ने कि आखिर ये क्या हो गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने कभी सोचा भी नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने, कि ये लोग इतना बड़ा रोड शो कर जाएंगे। तो मुझे लगता है जो नरेंद्र मोदी ने आज आकर अपील दी है और खासतौर से उसमें काशी का जिक्र किया है, वो इसीलिए किया है कि अगर कुछ वोटर कंफ्यूज्ड हैं, कुछ वोटर लोकल इश्यूज पे अजय राय और अखिलेश यादव को वोट कर रहे हैं, या फिर कुछ को लगता है कि अरविंद केजरीवाल का कनेक्ट काबिल हुआ है यहाँ पर, तो उन वोटरों को कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में खींच पाए, इसी के लिए नरेंद्र मोदी ने आज ये अपील जारी करी है। लेकिन काशी का रहने वाला समझदार बहुत होता है, उसने लाल टोपी देखी, तिरंगा टोपी देखी, भगवा टोपी देखी, लेकिन अब वो वक्त आया है जब वो करेगा, सुनता सबकी है लेकिन करेगा अपने मन की। देखिए, पिछले आप कह सकते हैं 1 महीने से काशी की जो जनता है, काशी की सड़कें हैं, काशी की गलियां हैं, ये सब कुछ देख रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। हर के रोड शो में जनता जा रही थी, लगातार लोग रोड शो कर रहे थे, भाषण हो रहे थे, एक दूसरे पर वाद विवाद चल रहा था, काशी की जनता कुछ नहीं बोल रही थी।
2 दिन का जो समय था वो आप कह सकते हैं एक रेस्ट पीरियड था काशी की जनता के लिए, जब उन्होंने रेस्ट किया, सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। और अब मैं कह सकता हूं कि सुबह 6 बजे से लोग घरों से बाहर आ गए थे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार पैन करके कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं। ये पीछे मेरे रोड है, आप लगातार देख सकते हैं लोग परेशान हैं, कुछ गमछा बांधे हुए हैं, सर पे रुमाल बांधे हुए हैं, पीछे लोग आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि लगातार जो यहाँ की सड़कें हैं वो खाली नहीं है, लगातार लोग इस पर चल रहे हैं, लगातार लोग वोट डालने जा रहे हैं। और वोट डालने के बाद जो लस्सी की दुकान है, पान की दुकान है, उस पर बैठ के बाकायदा चर्चा हो रही है। तो चर्चा अभी रुकी नहीं है, लोग अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या मोदी यहां से जीतते हैं तो मार्जिन क्या होती है, और क्या अजय राय और केजरीवाल मोदी के वोट बैंक में सेंध लगा पाते हैं। बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहिए। कहते हैं कि काशी का रहने वाला फकीर होता है, फक्कड़ होता है, फाइटर नहीं होता। लेकिन वहां पर जितने नेता पहुंचे हैं वो कम से कम आपस में फाइट दे रहे हैं एक दूसरे को तगड़ी। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। 3 राज्य 41 सीटें और आखिरी ओवर मचा है मैच का। आखिरकार कौन छक्का मारेगा, कौन चौका मारेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। 5 बजे से आपको पूरी फिल्म दिखाएंगे। अभी आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है तस्वीरों के जरिए। बलिया, आजमगढ़, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेती हुई जनता। यूपी की 18 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। अब आपको वाराणसी की, जो कि सबसे ज्यादा हॉट सीट है, उसकी 4 तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मतदान केंद्र आ रहे हैं। आज सुबह से ही लगातार 7 बजे से ही लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे। और अभी बताया जा रहा है, जो ताजा खबरें आ रही हैं, कि 11 बजे के बाद से कहीं ना कहीं वोटिंग थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि इस वक्त पारा चढ़ गया है। और वीआईपी वोटिंग की आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी, योगी आदित्यनाथ, आरपीएन सिंह और अजय राय अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। अजय राय जी तो जब अपना वोट डालने के लिए पहुंचे तो विवाद अलग खड़ा हो गया। आप देख सकते हैं उनके पीले कुर्ते के ऊपर हाथ की छाप का निशान है, और चुनावी कानून कहता है कि आप कोई भी सिंबल कैरी करके बूथ तक नहीं जा सकते। दूसरी तरफ आरपीएन सिंह कुशीनगर से वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इलाके में बहुत काम किया है। ऐसे में मोदी लहर के सामने टिक पाते हैं, नहीं टिक पाते, ये भी अपने आप में चुनौती है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी बने हुए हैं। हमारे साथ विपिन बने हुए हैं लगातार गोरखपुर से, हमारे साथ रजत बने हुए वाराणसी से, और साथ ही साथ हमारे साथ अफसर जुड़ गए हैं इस वक्त आजमगढ़ से। अफसर, मुलायम सिंह की तरफ से, उनके कैंप की तरफ से बहुत सारे वरिष्ठ नेता लगातार पिछले कुछ समय से कैंप किए हुए हैं, डेरा जमाए हुए हैं आजमगढ़ में, क्योंकि जितनी कन्वीनियंट सीट को माना जा रहा था शुरू में, उतना कन्वीनियंट बाद में आते आते नहीं रही थी। अब जिस तरह से मतदान हो रहा है, पूरी तरह से डिवाइड दिख रहा है आपको। बिल्कुल आंचल, सबसे पहले तो आपने सही कहा कि कोशिश बहुत ज्यादा की है, क्योंकि इज्जत की बात थी मुलायम सिंह यादव की। और क्योंकि जैसे ही मुलायम सिंह यादव का नाम का ऐलान हुआ तो उसके बाद शुरुआत में तो आसान लग रहा था, लेकिन बाद में उन्हें खुद एहसास हुआ कि इतना आसान नहीं हो पाएगा वहां यहाँ की जनता को रिझाना। इसीलिए पूरी की पूरी ताकत झोंक दी गई। सभी बड़े नेता आजमगढ़ में डटे रहे आखिरी मोमेंट तक। इस वक्त हम वोटिंग की बात आपको बताएं तो पीछे देखिए कि भीड़ बहुत कम हो गई है। सुबह में जब भीड़ थी तो अच्छी खासी थी, लंबी लंबी लाइनें लग करके वोट डाल रहे थे, लेकिन जैसे ही पारा चढ़ा, जैसे ही गर्मी बढ़ी, उसके बाद लोगों की भीड़ थोड़ी कम हो गई है। अब इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं और इसका थोड़ा असर पड़ सकता है। और अब उम्मीद है कि शायद 3-4 बजे के बाद जाकर के थोड़ी भीड़ बढ़ेगी और उसके बाद जाकर के लोग एक्टिव होंगे। लेकिन इस बीच में लोग क्या सोच करके वोट दे रहे हैं ये आपको जरूर सुनाना चाहेंगे। आचलम, बहुत तमाम लोग हैं हमारे साथ, सबने वोट दिया है अभी बहुत छोटे में। क्या सोच करके वोट दिया है? क्योंकि 2 बड़े मुद्दे माने जाते हैं हमेशा से, विकास और साथ साथ आजमगढ़ की छवि, क्योंकि आजमगढ़ को आतंक से जोड़ के देखा जाता है। हम जो है टोटल विकास पे वोट दे रहे हैं। जब से माननीय मुलायम सिंह यहाँ आए हैं, समझ लीजिए कि यहाँ का वोटर एकदम बिल्कुल एक तरफा हो गया है। यहाँ कोई लड़ाई में है ही नहीं। लेकिन ये तो आप उनकी तरफ नहीं, हम कोई पार्टी से रिलेटेड नहीं है, हम एक जनरल वोटर हैं। आप वो कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए वोट सिर्फ इसीलिए सोच के दिया गया कि डेवलपमेंट की बात है, तो मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ भी किया है इस आजमगढ़ के खित्ते के लिए, बल्कि आजमगढ़ नहीं पूरे पूर्वांचल के लिए, इसे याद करेगा पूरा आजमगढ़। इसलिए इसको जिता कर भेजेंगे। ये कर्ज उतारने का मौका मिला है और ये कर्ज उतारेगा बहुत अच्छी तरह से। लेकिन क्या सोच करके, आपने क्या सोचा है? क्योंकि विकास की बात मोदी भी कर रहे हैं, विकास की बात जो भी दूसरे सांसद यहाँ पर है आपकी लड़ाई में है तो वो भी कर रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं फिर? हम यही सोच रहे हैं कि मुलायम सिंह जी यहाँ के
लोकसभा से जीते और यहाँ इतना काम कराएं विकास के अलावा छवि एक बहुत बड़ी चीज है, जो आतंक नाम की छवि बनी है। हमें पूरी उम्मीद है कि मुलायम सिंह यादव यहाँ से बम्पर रूट से चुनाव जीत के जाएंगे और खास पार्लियामेंट में यहाँ की आजमगढ़ की जो छवि बदनाम की गई है उसकी छवि को मिटाएंगे और भारी मतलब कि वहाँ पे विकास और आजमगढ़ की छवि को पहचान दिलाएंगे पूरा पार्लियामेंट के अंदर। ये लोगों की राय है आंचल। बिल्कुल। किसी ने हमारे स्टूडियो में एक शेर पढ़ा था कि जिले इलाही गिर गए हैं दरबारियों से तो मशकूक उनकी होगी हुक्मरानी, कुछ वैसा ही हिसाब किताब नजर आ रहा है वहां पर। बहरहाल हमारे साथ अभिषेक चंद्रा भी जुड़ गए हैं वैशाली से। अभिषेक, क्या रघुवंश बाबू छक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं? लोग आकर वोट डाल रहे हैं? बिल्कुल आंचल, जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है वैशाली के आम मतदाताओं के बीच में। चिलचिलाती हुई गर्मी है, 40 डिग्री से ऊपर का पारा है, इसके बावजूद भी लोग अहले तड़के सुबह से लेकर अभी दोपहर तक लंबी लंबी कतारों में वोट देने आ रहे हैं। महिलाएं आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं। हमने देखा कि 90 साल के एक बुजुर्ग जो कि पहले चुनाव से लेकर अब तक के चुनाव में भी शिरकत कर रहे थे, आ रहे हैं। और बात जहां तक रघुवंश प्रसाद की है तो रघुवंश प्रसाद से हमने लगातार बात की, वो अपने सिक्सर के लिए काफी हद तक आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वहीं उनके विरोधी जो हैं, खासकर अनु शुक्ला हैं, रमा सिंह हैं, ये तमाम बूथों में जा रहे हैं और कहीं न कहीं से उनको यह आशंका उनकी अब बिल्कुल तय होती जा रही है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन हट रही है। अच्छा अभिषेक, ये भी जानना चाहेंगे, अमूमन ये बॉडी लैंग्वेज होती है नेता की, या तो आप बहुत ज्यादा टेंस होते हैं, नर्वस होते हैं जब आपको बिल्कुल वोट नहीं मिल रहे होते हैं, या फिर आप बिल्कुल आराम कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि आपने अपना काम कर दिया और आपको पता है जनता वोट डालेगी। रघुवंश बाबू इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहे हैं, ये जानकारी है? बिल्कुल, हम सुबह लाइव दे रहे थे रघुवंश प्रसाद का, लगभग वो बिल्कुल आश्वस्त और अपने आराम की मुद्रा में अपने घर में थे। फिलहाल वो अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं अपनी जनता और अपने पोलिंग स्टेशन का इंस्पेक्शन करने के लिए। लेकिन वहीं थोड़ी देर पहले ही वैशाली में ही अनु शुक्ला के लोगों ने मीडिया के लोगों के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, हमें कवरेज से भी रोका। बार बार उनका आरोप था कि आप जो है यहां से चले जाइए। इसके बावजूद भी हम लोग अपने काम में डटे हुए रहे हैं और रघुवंश प्रसाद अपने क्षेत्र में है, अपने तमाम लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपने वोटरों से मिल रहे हैं और जायजा ले रहे हैं वैशाली के तमाम पोलिंग स्टेशन का, ताकि जो मतदान है वो सुचारू ढंग से कामयाब हो सके। बिल्कुल। और लालू राबड़ी के बारे में कहा जाता है कि चुनावी ग्राफ उनका अप डाउन जरूर रहा हो, लेकिन पिछली 5 बार से रघुवंश बाबू लगातार जीत रहे हैं, उनको कम से कम कोई सेटबैक नहीं लगा है वैशाली में। अब सीधे रजत का रुख कर लेते हैं। रजत, क्या देख रहे हैं जनता? बार बार हम देखते हैं विकास की बात करती है काशी की जनता डेवलपमेंट की बात करती है, रोजगार की बात करती है, लेकिन चाहे वो चुनावी दल हो जो अपनी कास्ट इक्वेशन देखकर, और इसमें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम तरह की जितनी भी पार्टीज हो, उन्होंने कास्ट इक्वेशन देखकर ही अपने उम्मीदवारों को उतारा है। जनता जब पोलिंग बूथ तक पहुंच पा रही है, उसके जहन में क्या है वोट देते वक्त? देखिए, जनता सोच रही है कि आखिर बनारस का विकास कैसे होगा, गंगा साफ कैसे होगी, गलियों की सड़क कैसे बनेगी, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, पानी बिजली जैसी बुनियादी समस्याएं कैसे पूरी होंगी, हॉस्पिटल जो कि खस्ता हालत में है, स्कूल जिसमें दरवाजे नहीं है, बिजली नहीं है, बल्ब नहीं है, वो कैसे आएंगे। तो ये सब चीजें अब जनता के दिमाग में है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये सभी के दिमाग में ये चीजें नहीं होंगी। कुछ दिमाग के आगे वो एक पिक्चर जो बनी हुई है, जो पिछले 8-9 दिन से जो पिक्चर बन रही थी, जिसमें नरेंद्र मोदी चल रहे थे लाखों के हुजूम के साथ, राहुल गांधी हाथ हिला रहे थे, अखिलेश यादव के साथ लोकल यहाँ के विधायक चल रहे थे, बहुजन समाज पार्टी गायब थी, अजय राय बार बार जो पोस्टर्स उन्होंने लगाए थे वो कहा था कि भाई अगर आपको लोकल चाहिए, स्थानीय चाहिए, तो मेरी मातृभूमि और कर्म भूमि दोनों ही बनारस है वो। तो आप कह सकते हैं एक धुंधली पिक्चर है यहाँ के वोटर में। जब वो आंख झपकाता होगा तब उसे लगता होगा कि हाँ बनारस के लिए कुछ होना चाहिए। लेकिन रजत, जितना काशी में इतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज नहीं रहता है, हालांकि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव वो शहर है। आज की तारीख में अगर पुराने चुनावों से कंपेयर किया जाए, बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है, हर बड़े दल का वहां पर रोड शो हुआ है, एकदम हॉट सीट बन चुका है। इसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज उस हिसाब से आपको नजर आ रही है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आज की अगर बात करूं तो आज सड़कों पर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप आज छुट्टी का दिन है या कर्फ्यू का दिन है। लगातार आप पीछे देखिए, लगातार सड़क चलती हुई नजर आएगी। पीछे पोलिंग बूथ पर हमेशा जब भी आप देखेंगी तब आपको भीड़ नजर आएंगी, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, नौजवान हो, लगातार आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि काशी आज रोडों पर उतरा है और आज जो काशी के लोग हैं उनका रोड शो चल रहा है बनारस की सड़कों पर।
बिल्कुल। अब हम एक बार फिर से वैशाली का रुख कर देते हैं, जहां पर हमारे साथ अभिषेक जुड़े हैं। अभिषेक, आपके साथ कोई कैंडिडेट भी हैं? जी बिल्कुल आंचल, हमारे साथ अनु शुक्ला मौजूद हैं। अनु शुक्ला दिग्गज हैं वैशाली की, इन्होंने पानी पिलाया हुआ है रघुवंश प्रसाद सिंह और बाकी रामा सिंह को। ये एक निर्दलीय कैंडिडेट हैं वैशाली से। अभी हाल फिलहाल तक ये नीतीश के साथ थी, मगर नीतीश से मतभेद हुए तो फिर फिलहाल ये निर्दलीय के रूप में वैशाली से लड़ रही हैं और बड़ा ही हलचल इन्होंने मचाया हुआ है सारे 21 उम्मीदवारों के बीच में। अनु जी, हम जानना चाहेंगे क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर आप 5 बार के सांसद रघुवंश प्रसाद से सीधी लड़ाई लड़ रही हैं? वैशाली महात्मा बुद्ध की धरती है। वैशाली में परिवर्तन चाहिए, वैशाली में विकास चाहिए। और वैशाली को 18 साल से वैशाली की जनता को शोषण करने का काम किए हैं, लोग को ठगने का काम किए हैं, लोग का खून चूसने का काम किए। एक भी काम अगर देख लीजिए, आप लोग बता दीजिए तो मेरा नाम। नीतीश कुमार से आपके मतभेद के मुख्य कारण क्या थे? देखिए, मैं जिसके आप कोई सवाल जवाब नहीं है, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहती हूँ। ऐसी भी क्या नाराजगी? कुछ नहीं, मैं नाराजगी क्या होगा। सरकार बनाने में शुक्ला जी का सबसे बड़ा अहम भूमिका रहा। आज अगर उनका सरकार है तो ड्यू टू मुन्ना शुक्ला है। आज 13 नंबर फ्लैट पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार बना। आज हमारे बीच में रमरसे बाबू हमारे गार्जियन है, आज वो नहीं है। पूछे नयन बाबू मंत्री जी से, पूछे पूर्व अनिल बाबू हमारे। आंचल, ये मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला हमारे बीच में थी, जो कि साफ तौर पे मान रही थी कि नीतीश कुमार की सरकार अगर आज बिहार में बनी हुई है तो कहीं न कहीं उनके पति मुन्ना शुक्ला और उनका कुछ न कुछ अहम रोल जरूर है। अभिषेक, वैसे तो आपके साथ ही खड़ी हैं, मुझे नहीं पता आप बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद मुन्ना शुक्ला दबंग, उनकी पत्नी अनु शुक्ला वहां पर खड़ी है, रमा सिंह दबंग जो चुनाव में उतरे हुए हैं। गौतम बुद्ध की जमीन पर इतने सारे दबंग हैं और दबंग की पत्नी अनु शुक्ला है, विकास की बात कर रही हैं। लगता है विकास बहुत जरूरी है वहां पर भी वोट मांगने के लिए। सवाल पूछ रहे हैं कि चूंकि ये ऐतिहासिक धरती है, पवित्र धरती है वैशाली, इसके बावजूद भी इस पवित्र धरती में इतने दबंग मौजूद हैं, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा। क्या क्या मतलब इतने दबंग लोग हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं। हेलो, क्या कैसा दबंग? मतलब जो रमा सिंह हैं या फिर आप? नहीं, लिसन हियर, कौन दबंग है क्या है दैट आई डोंट नो। मैं बुद्ध की धरती है और मैं यहाँ की बहू हूँ। हमेशा काम करने का काम की हूँ, सेवा करने का काम की हूँ। आगे भी मेरा यही लक्ष्य है कि वैशाली में परिवर्तन हो, वैशाली में विकास हो, वैशाली में काम हो और लोग को चाहिए वैशाली की बहू। अब आज थोड़ी है, मैं तो लगातार वैशाली के बीच में हूँ, लगातार। देखिए, ऐसे इंसान को टिकट दिया गया है कि 5 साल लगेगा एक गांव समझने में, 5 साल लगेगा पंचायत समझने में, 5 साल लगेगा चौक समझने में, 5 साल लगेगा दू कचकर्ता का नाम याद करने में। तो वैशाली का विकास क्या होगा, वैशाली का परिवर्तन क्या होगा? वैशाली के गांव को मैं जानती हूँ, वैशाली को चौक चौराहा को मैं जानती हूँ। अभिषेक, ठीक है, शुक्ला अपनी पुरानी बातों को छोड़कर आप अपना ख्याल रखिएगा जरा वहां पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।